देखो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरणों के लिए द्विघाती सूत्र। और इस द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं। ठीक है, द्विघाती समीकरणों के लिए द्विघाती सूत्र। द्विघात समीकरणों के लिए द्विघाती सूत्र। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये बनता है। बहुत सिंपल विधि है लेकिन इसको हल करने में टाइम लगता है। सबसे सिंपल विधि है मूल ज्ञात करने के लिए। द्विघात समीकरणों के लिए द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले वही होगा, आपको सबसे पहले एक समीकरण दिया जाएगा, कौन सा, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इस तरीके से एक समीकरण आपको दिया जाएगा और यहाँ से a का मान अलग होगा, b का मान अलग होगा और c का मान अलग। ये तीन मान आपको मिलेंगे, a का मान, b का मान और c का मान। अब ये तीन मान आने के बाद में हम देखेंगे कि भाई समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें समीकरण का अस्तित्व देखते हैं। समीकरण का अस्तित्व है, और समीकरण का जो अस्तित्व देखा जाता है इसमें एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, अब b² - 4ac है, इसको जब हम हल करेंगे वो b का मान यहाँ से रखेंगे, 4 ऐसे कैसे, a का मान यहाँ से रख देंगे और c का मान यहाँ से रख देंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल कर रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे मान लो, और लास्ट में जो मान आएगा यानी b² का यदि मान आ जाए, देखो b² - 4ac, एक तो आ जाए 0 से बड़ा, है ना, एक तो क्या आ जाए 0 से बड़ा, एक आ जाए b² - 4ac = 0। ये दोनों मान आ जाए, समझ रहे हो ये बात। इसको भाई जैसे कि मान लो इधर तो आ गया 5 और ये 0 है, इधर आ गया जैसे 0 = 0। ठीक है, तो इन दोनों में तो समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, यहाँ समीकरण का अस्तित्व है। और जैसे ही समीकरण का अस्तित्व होगा तो फिर हम जो इसके मूल निकालेंगे वो निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से। अब इसका जो द्विघाती सूत्र होता है वो समझो। देखो द्विघाती सूत्र होता क्या है, x बराबर -b + (√b² - 4ac) और बटे में 2a। बटे में क्या आ गया। इस सूत्र की सहायता से क्या करते हैं, समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। अब देखो एक चीज़ समझो आप इसमें कि b² - 4ac है ना, b² - 4ac आपने यहाँ पर हल कर लिया। यहाँ पर जो भी मान आएगा वो आप यहाँ पर रख सकते हो, बिना हल करे भी रख सकते हो, या फिर उसमें दर्शा सकते हो भाई b का मान ये रखा है, a का मान और c का मान ये है। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। अब यहाँ से भी वही दो चिन्हों में मान लिख दे, जैसे रूट के अंदर संख्या है ना, तो यहाँ पर भी वही दो चिन्हों में संख्या निकलेगी, प्लस और माइनस। यानी एक बार तो लेंगे इसमें धनात्मक संख्या, यानी फर्स्ट बार तो इसमें ले लेंगे यानी धनात्मक चिन्ह, एक बार तो आएगा धनात्मक चिन्ह से मान, और सेकंड बार आएगा ऋणात्मक चिन्ह से मान। अब देखो इसमें जो मेन सूत्र है, मेन सूत्र आपका ये है, आपको याद ये करना है। और जो इसका ये मैंने ये प्रारूप बताया ना, ये पूरा इसमें ये इसकी विधि है कि भाई इस तरीके से हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। अगर ये दोनों कंडीशन हो रही हैं तो समीकरण का अस्तित्व है। यदि इसमें अगर मान लो ये आ जाए b² - 4ac
नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो मान है माइनस का आ जाए, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था ना -71 बटा कितना आया था, तो अगर इधर ये माइनस की संख्या आ जाए, ये 0 से छोटी है, तो इसमें अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इसको उतार लो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290। ठीक है, कौन सी विधि से करेंगे? श्रीधराचार्य विधि से। कौन सी विधि से? देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें क्या बनाएंगे, ऐसे पूर्णांक बनाएंगे ना। देखो यहाँ पर क्या कहा इसने, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना पहला पूर्णांक वो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा इसमें x प्लस 2, x प्लस यानी भाई 1, और ये कितना हो गया 3, विषम पूर्णांक हो गया ना। अब क्या करें इसमें, जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290, चूँकि प्रश्नानुसार नहीं है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। तो देखिए x स्क्वायर और इसको खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। अब सभी में 2 का भाग जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। 143 आएगा क्या? हाँ, 143 आ जाएगा। 14 दूनी 28। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया आपका, द्विघात समीकरण ही बनाया। अब हम क्या करेंगे कि भाई जो हमने ये द्विघात समीकरण बनाया है, इस द्विघात समीकरण के मूलों समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए, a का मान तो है यहाँ पर 1, b का मान कितना है 2, और c का मान है -143। -143। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण का अस्तित्व निकालते हैं। कौन से सूत्र से निकलेगा? सूत्र लगेगा इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान बताओ कितना है 2 का होल स्क्वायर 4 गुणा 1 गुणा -143। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये माइनस से माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस। और ये देखो 4 3 12, 16 1 17, और 4 एकम 4 1 572, मतलब कितना आ गया 576 आ गया। और ये 576 क्या 0 से बड़ा है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण का अस्तित्व है। और अस्तित्व हो गया तो अब इसमें क्या लगाएंगे, अतः द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और बटे में क्या आ जाएगा 2a। बटे में क्या आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए x बराबर, ये माइनस आ गया पहले से, b का मान क्या है, b का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस b² का मान कितना 2, या फिर आप यहाँ से रख दो डायरेक्ट। देखो आपने जहाँ पर रखा था ना, ये रहा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा 1 गुणा -143 100, और बटे में कितना आ गया 2 गुणा 1। अब देखो आप समझो इसको, x बराबर -b प्लस माइनस √576, क्योंकि 576 आया था ना, अभी हल किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 576। बटे में कितना आ गया 2। x बराबर
2 ± 24/2। 576 किसका होता है? 24 का वर्ग ही होता है। तो हमारे पास ये समीकरण बन गया। अब प्लस माइनस में संख्या निकल गई ना, प्लस माइनस में। तो अब x का मान निकालेंगे तो एक बार तो क्या लेंगे? प्लस की संख्या और एक बार माइनस की संख्या। तो देखो धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से। तो धनात्मक चिन्ह किसका लेना है? यहाँ से देखो x बराबर 2 + 24/2। तो कितना आ गया? 26। तो x का मान कितना आ गया भाई? एक तो 13 आ गया, एक तो कितना आ गया? दूसरा लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह से। तो x बराबर 2 - 24/2। तो कितना बचा? माइनस का 22 बचा ना। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? देखो अतः ऋणात्मक संख्या छोड़कर धनात्मक संख्या लेने पर, धनात्मक संख्या लेंगे तो धनात्मक संख्या जैसे ही लेंगे तो x का मान तो कितना आ गया इसमें? 13। यानी जो पहला पूर्णांक आपका, पहला पूर्णांक कितना आ गया भाई? 13। और दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 13 + 2 15। 13 + 2 15। 11 नहीं होगा। 11 तो पहले हमने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि ऋणात्मक संख्या छोड़कर कौन सी ले रहे हैं? धनात्मक संख्या ले रहे हैं। देखो पहला पूर्णांक था x, तो x बराबर कितना आया था? 13। तो पहला पूर्णांक 13 हो गया। दूसरा x + 2, 13 + 2 तो कितना हो गया? 15। तो इस तरीके से इस द्विघाती सूत्र की सहायता से समीकरणों के मूल प्राप्त किए जाते हैं। बता दो। एग्जाम्पल नंबर 12 है। देखो एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, मतलब इसका जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से बना हुआ है। ये क्या है? एक आयताकार पार्क ABCD। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई है ना, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है? 3 मीटर कम। जैसे मान लो हम लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लिया हमने? तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी हो जाएगी? x - 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की क्या है? चौड़ाई। मतलब जो हमने चौड़ाई कौन सी मानी है? x - 3, जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम। आप ऐसा करो, इसमें उल्टा कर लो थोड़ा सा। देखो इसको तो मान लो x है ना, तो ये हो जाएगी आपकी, नहीं वो ही रहने दो चाहे, x और x - 3। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। हाँ, मतलब ऐसे कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये मान लो, ये तो मान लो लंबाई और इसको मान लो चौड़ाई। ठीक है, तो जो अब देखो दोबारा से देख लो। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। लंबाई से ना, तो हम लंबाई को मान लेंगे x मीटर। यहाँ पर ये लंबाई हो गई। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी फिर इसकी? x - 3। अब क्यों माना है मैंने? देखो डायग्राम मानने का तो वैसे भी सही था, लेकिन वो ये चित्र फिर ऐसे बनता है, ये है ना। देखो यहाँ पर क्या, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की क्या है? चौड़ाई। मतलब जो त्रिभुज बना है ना वो किसके ऊपर बना है? चौड़ाई के ऊपर बना है। किसके ऊपर बना है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये त्रिभुज बना दिया ये इस तरीके से। अगर आप चौड़ाई ये मानोगे ना तो ये आकृति आपकी ऐसी बनती, फिर ये देखो ऐसे इस तरीके से इस साइड में नीचे की तरफ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आप लंबाई इसको मान लो या चौड़ाई इसको मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो मान है ये कितना हो गया, x माइनस 3 हो गया। आगे देखो, अब चौड़ाई के बराबर तथा इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 12 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 12 मीटर। समझ आ गए यहाँ तक। अब देखो, से 4 वर्ग मीटर अधिक हों तो इस आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब समझो, देखो अच्छे से। सबसे पहले हम निकालते इसमें, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसमें जाओ तो, यानी इसका जो आधार है ना, इसका आधार हो गया ये x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर हमें पता क्या करना है, इसमें दोनों जो क्षेत्रफल हैं, दोनों का क्षेत्रफल, उनकी तुलना करनी है। दोनों की क्या करनी है, तुलना। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, चलो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ऊंचाई दे रखी है इसमें, तो इस वजह से ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा। इसकी लंबाई कितनी है, x, और चौड़ाई x माइनस 3, 1/2। आधार इसका क्या है, x माइनस 3, और ऊंचाई कितनी है, 12। तो ये इससे कट गया कितनी बार, 6 बार। अब गुणा कर लो, देखो ये इसके साथ गुणा होगा, x² माइनस 3x, और ये कितना हो गया, 6x, ये गुणा होगा ना इसके साथ, माइनस 18, 6x माइनस। अब देखो प्रश्नानुसार, इधर कर लेता हूँ, प्रश्नानुसार यहाँ से समझना। देखो, अब इसका क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पर एक हल्की सी लाइन डाल देता हूँ, आयत है ये, आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये ना, आयत का क्षेत्रफल है x² माइनस 3x। आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर व ऊंचे। देखो ये से है ना, से, और इधर ये से है ना। आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित 4 वर्ग मीटर अधिक हो, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 6x माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल को थोड़ी करेंगे 4, अगर इसको 4 और अधिक कर देंगे, 4 वर्ग मीटर अधिक और कर देंगे, तो ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो x² माइनस 3x, और ये इधर आएगा माइनस का 6x, और ये कितना बच गया, माइनस 14 बचा ना इधर, तो इधर आते ही ये हो जाएगा प्लस का 14 बराबर 0। देखो x² माइनस 9x, और ये कितना हो गया, प्लस का 14 बराबर 0। गुणा करने पर तो 14 आना चाहिए, और जोड़े का उठाए तब कितना आना चाहिए, 9। तो कितना होगा बताओ, 7 और 2, 7 और 2, x² माइनस 7x माइनस 2x, और प्लस का कितना हो गया, 14। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x आया, तो x माइनस हो गया 7, और इधर आया कॉमन 2, तो x माइनस 7। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस। अगर आप चाहते ना यहाँ से, तो श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का भी। तो गुणनखंड विधि में छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट मान और ये सेकंड मान। तो फर्स्ट मान से x का मान कितना आ गया, 2, और सेकंड से x का मान आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई है ना, लंबाई और चौड़ाई पूछी इसने, लंबाई और चौड़ाई। तो हमने क्या माना था इसमें, लंबाई को मान लिया था हमने x। देखो लंबाई अगर आप 2 मानोगे ना,
देखो इसमें दो तरीके से आएंगे, x बराबर 2 से, x बराबर 2 से जो इसकी लंबाई होगी, लंबाई तो आ जाएगी कितनी 2, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 2 - 3 बराबर माइनस का 1 तो ये है ना। तो इसमें तो ये संभव नहीं है, x बराबर 2 का मान संभव है नहीं, क्योंकि चौड़ाई क्या आ रही है, माइनस आ रही है ना। अच्छा x बराबर 7 से, x बराबर 7 से लंबाई कितनी हो गई, लंबाई होगी 7, तो चौड़ाई कितनी होगी 7 - 3 बराबर 4 मीटर। तो इसमें ये सही है एकदम, यानी लंबाई कितनी होगी 7 मीटर और चौड़ाई हो गई 4 मीटर। ठीक है।